नमस्कार बच्चों। सबसे पहले तो तुम सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, तुम्हें पता ही होगा कि आज 14 सितंबर है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस का आयोजन करते हैं और हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस पखवाड़ा भी मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर से पूर्व बैंकों में, LIC में और स्कूलों में, कॉलेजों में हिंदी पखवाड़ा भी चलता है और हिंदी सप्ताह भी मनाया जाता है। थोड़ा सा मैं तुम्हें हिंदी दिवस के बारे में बता दूं, फिर आज अपनी पढ़ाई अपन करेंगे। हिंदी की बिंदी को माथे पर सजा कर रखना, सिर आँखों पर बिठाएंगे इसे, ये भारत माँ का गहना है। हिंदी एक भाषा ही नहीं बल्कि भावनाओं का उमड़ता सैलाब है, जो हर दिन सफलता के नए सोपान गढ़ रही है और एक नदी की भांति आगे बढ़ रही है। देश में करीब 70% लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा आज़ाद भारत की मुख्य भाषा के रूप में हिंदी को पहचान मिली। सन 1952 में पहली बार हिंदी दिवस का आयोजन हुआ। गांधी जी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा भी कहा है। भारतीय संविधान की भाग 17 के अध्याय की धारा 343(1) में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रत्येक वर्ग, साक्षरकार से लेकर निरक्षर तक प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति हिंदी भाषा को आसानी से बोल और समझ सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि कई साहित्यकारों ने के साथ मिलकर के राजेंद्र सिंह जी ने अथक प्रयास किए और उनके प्रयास सफल भी हुए। हिंदी को वैश्विक स्तर तक बढ़ावा देने के लिए 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन प्रारंभ किया गया। इसी तरह कई तरह की आयोजन समय समय पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए होते रहते हैं। बच्चों, पिता की डांट से लेकर माता की लोरियों तक, स्कूल की किताबों से यारों की टोलियों तक, जिनसे जो कुछ भी मैंने पाया हिंदी में पाया और हिंदी में ही जाना। साहित्य पढ़ने से मुख्य 2 बातों को हम अवश्य प्राप्त करते हैं। पहला, मन की शक्तियों का विकास और दूसरा, ज्ञान पाने की लालसा। बच्चों, हिंदी दिवस पर तुम भी कुछ न कुछ अपना विचार प्रकट करना। नहीं प्रकट करने का स्थान मिले तो कम से कम लिख कर के ही अपनी भावनाओं को प्रकट करना। कोई रचना लिखना, कविता लिखना, लेख लिखना, भाषण लिखना, जो भी तुम्हारे मन में, जिस प्रकार के भी उद्गार तुम्हारे मन में आए, एक बार ज़रूर लिखना। अब हम पढ़ते हैं आज्ञे जी। आज्ञे जी का हरी घास पर क्षण भर हम उनकी कविता पढ़ रहे थे। अब आगे का अंश हम पढ़ेंगे आज्ञे की कविता का। बच्चों, कविता का अंश आपके सामने है। लिपट झाड़ियों के पैरों से और झाड़ियाँ भी धुल जावे, चित्ररेखा के मृषण दयावंत से में केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध मुक्ति का, सीमाहीन खुलेपन का ही। चलो उठे सब, अब तक हम थे बंधु, शेर को आए देखे है क्या
कभी घास पर लोट-पोट होते, सतभइये शोर मचाते, और रहे बैठे तो लोग कहेंगे दुल्हे में दुख के प्रेमी बैठे हैं। बच्चों, ये आपकी कविता है। अब हम इसका अर्थ करते हैं। यह अवतरण आगे की हरी घास पर क्षणभर कविता से लिया गया है। इस कविता में कवि ने प्रेमियों के हरी घास पर बैठने और एकांत स्थान पर भ्रमण करने का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार दूर से देखने पर घास की पत्तियों के मध्य का जो खाली स्थान है वो दिखाई नहीं देता, केवल एकाकार या हरापन ही हमें दिखाई देता है। उसी प्रकार प्रेमी और प्रेमिका के मध्य भारी फासला नहीं होता। लिपट झाड़ियों के झाड़ियों से लिपट करके, या यह कहते हैं कि पैर रूपी झाड़ियों से लिपट करके और झाड़ियाँ भी धुल जावे यानी एकाकार हो जावे, और झाड़ियाँ भी धुल जावे अर्थात एक हो जावे, उनमें बाहरी फैसला एकदम समाप्त हो जाए। जैसे कि हमने कहा है कि घास में दूर से देखने पर एकाकार दिखाई देता है, केवल हरापन ही दिखाई देता है। तो यहाँ कवि यही कहना चाह रहा है पैरों के माध्यम से कि पैरों रूपी झाड़ियाँ लिपट कर एक हो जावे और उनमें अब फासला दिखाई नहीं दे, उनका फासला एकदम समाप्त हो जावे। शीत रेखा के मृषण देवांत में शीत यानी क्षितिज और ध्यान देने कोमल अंधकार, तो प्रश्न यानी कोमल और ध्यान देने अंधकार। तो क्षितिज की इस कोमल काली अंधकार में रेखा में, क्षितिज की कोमल काली अंधकार रेखा में केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध, केवल हमारा बोध ही यानी हमारी आत्म मुक्ति का बोध ही बना रहे, केवल बना रहे विस्तार, केवल हमारा जो परस्पर विस्तार है वो विस्तार आत्म मुक्ति का बोध बना रहे, मुक्ति का साथ ही सीमाहीन खुलेपन का ही, सीमाहीन यानी अपना पराया का जहाँ पर भेद समाप्त हो जाता है, जहाँ पर कि अपने पराया का भेद समाप्त हो जाए, सीमाहीन हो और खुलेपन का ही, खुलेपन यानी खुलेपन की तरह हमारे हृदय भी फैलकर एकाकार हो जाएं। जिस तरह खुलेपन में हरी घास में चारों तरफ एकाकार दिखाई देता है, उसी तरह हमारा भी अपना पराये का भेद समाप्त हो जाए और हम हमारे हृदय भी फैल करके एक दूसरे में मिल जाए, एकाकार हो जाए। चलो उठें अब। कवि कहते हैं, आगे कहते हैं कि अब यहाँ से उठते हैं। दो प्रियजन जो बैठे हुए रहते हैं वो आपस में कहते हैं कि अब यहाँ से उठते हैं, सैर को आए। हम केवल यहाँ पर घूमने के लिए, भ्रमण के लिए आए थे। देखे हैं क्या कभी घास पर लोट-पोट होते, सतसइये शोर मचाते। क्या यहाँ पर कभी साथ साथ बैठे हुए या कभी यहाँ पर घास पर लोट-पोट करते हुए कशेर से यानी बच्चों को शोर मचाते हुए देखा है? क्या कभी घास पर लोट-पोट होते हुए और शोर मचाते हुए बालकों को देखा है या उनका प्रेम भाव देखा है? और रहे बैठे तो, और यहाँ अधिक देर तक हम बैठे रहे तो लोग ये कहेंगे कि धुंधले में दुख के प्रेमी बैठे हैं, कि अंधेरे में, धुंधलेपन में, अंधेरे में दो प्रेमी दुबक करके हरी घास पर बैठ करके प्रेमालाप कर रहे हैं। इसलिए अब यहाँ पर
बैठना ठीक नहीं है। अब यहाँ से उठें और उठ करके चलें, प्रस्थान करें। अगला देखिए बच्चों, वह हम हो भी तो यह हरी घास ही जाने, जिनके खुले निमंत्रण के बल जग ने सदा उसे रौंदा है और वह नहीं बोली। नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से, जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की, किंतु नहीं है करुणा। उठो चलें प्रिय। अब कवि आगे कहते हैं, वही कविता हमारी हरी घास पर क्षणभर। इसमें कवि अब शहर का जो दूषित वातावरण है, उस दूषित वातावरण से मुक्त होने के लिए हम बाहर कहीं अंधेरे में, धुंधले में कहीं निकल करके चलें, बैठें। तो हाँ, वह हम हो भी तो यह हरी घास ही जाने। यानी कवि कहते हैं कि धुंधले अंधेरे में हरी घास पर बैठे हुए हमें चाहे कोई प्रेमी युगल समझ ले, और यदि वह हम हो भी तो इस बात का रहस्य कोई और नहीं जान सकता, केवल हरी घास ही जान सकती है, जिसके खुले निमंत्रण के बल जग ने सदा उसे रौंदा है। जो कि हमेशा खुली हुई है, अपना खुला निमंत्रण सबको देती है, और लोगों ने उसे अपने पैरों में खूब रौंदा है। यानी वो हरी घास सभी को अपने ऊपर विचरण करने के लिए खुला निमंत्रण देती है। लोग अपने पैरों से उसे खूब रौंदते हैं, परंतु ये कभी भी नाराज नहीं होती। रौंदा है और वह नहीं बोली, और वो कभी न तो बोलती है और न ही कभी विरोध करती है, और न ही कभी नाराज को होती है। हमने कभी उसकी आवाज़ को नहीं सुना, हमेशा वह सहन करती ही रहती है। नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से, हमने नगर में रहने वाले नागरिकों से भी यह नहीं सुना है, जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की। जो कि नगर में रहते हैं और जो लोगों के अपेक्षा जो लोग नगर में रहते हैं और वह अत्यधिक स्वार्थी, चिकनाई यानी स्वार्थी होते हैं, और वो दूसरों के ऊपर चिकनी चुपड़ी बातें करके दूसरों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों की, जो कि कैसे हैं, जिनकी भाषा कैसे अतिशय चिकनाई यानी स्वार्थी है, और बहुत ही अधिक चिकनी चुपड़ी है, स्वार्थी है, और करुणा उनकी भाषा में उनमें जरा भी नहीं है। ऐसे लोग, किंतु नहीं है करुणा, उनकी भाषा में बिल्कुल भी करुणा नहीं है। ऐसे लोगों को की भाषा में उठो चले प्रिय। ऐसे लोग फिर कुछ बोलने लगेंगे, हम उनकी अतिशय स्वार्थी बातें नहीं सुनना चाहते, अतः हे प्रिय उठो और अब यहाँ से चलो। तो यहाँ पर कवि ने अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। कवि की शब्दावली बहुत ही सुबोध है, और शहरी लोगों के स्वभाव आचरण की उन्होंने निंदा करी है, और हरी घास की जो संवेदनशीलता, करुणा है, उसको उन्होंने व्यक्त किया है। बच्चों, ये हरी घास पर क्षणभर कविता हमारी पूरी हुई। अब हम कल दूसरी